गुड आफ्टरनून टू एवरीवन प्रेजेंट है। आज मैं पीयूष आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ सिटीजनशिप के ऊपर। एज़ यू नो चैनल इज़ ऑल अबाउट लॉ। सो इसमें भी हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 to 11 पूरा देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन का इन डेप्थ, पूरे एक एक चीज़ के साथ हम देखेंगे कौन से केसेस है इसमें इंपॉर्टेंट, क्या क्या राइट्स है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या एस्पेक्ट्स है। तो बहुत सिंपल सा भी है पर थोड़ा सा वास्ट है, ट्रिकी भी है, आंसर्स में आता है। काफ़ी जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि ये आता ही है स्टेट से पहले आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट। बहुत सिंपल सा जल्दी करें। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a तो देखिए, अगर आप आंसर लिख रहे हैं, एक वे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आंसर लिखें। तो ये आपका सीजे के एग्जाम्स में भी वर्क करेगा और साथ ही साथ में आप जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट लॉ ले रहे हैं तो इसमें भी यूज़ पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन हमेशा होना चाहिए सिटीजनशिप को लेकर। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपका क्या क्या पार्ट आएगा इसको समझना बहुत जरूरी है। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक सिटीजन होता है और एक एलियन होता है। सिटीजन वो होते हैं जो कि रह रहे हैं, कोई भी कंट्री के अंदर रहने वाले जो भी पर्सन्स होते हैं उनको सिटीजन्स बोलते हैं। और एलियंस होते हैं जो कि आउटर एरियाज में रहते हैं, जो इंडिया या फिर कोई भी टेरिटरी के अंदर नहीं रहा। अभी यहाँ पर हम इंडिया की सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के बारे में बोलेंगे। तो एलियन वो होंगे जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिटीजन क्यों होना ज़्यादा बेहतरीन है एक एलियन होने से, क्योंकि आपको राइट्स बहुत मिलते हैं। क्या राइट मिल जाते हैं आपको? राइट मिलता है, आर्टिकल 15 मिल जाता है। क्यों? आर्टिकल 15 क्या होता है? ये आपको डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती है इसके अंदर। आर्टिकल 16 मिलता है, ये दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 19 मिलता है, फ्रीडम की बारे, फ्रीडम के सारे मिलते हैं, 6 के 6 वो 6 पूरे। 29 मिलता है, 30 मिलता है, दैट इज कल्चरल एज वेल एज द एजुकेशनल राइट्स। साथ ही साथ में आप देखेंगे प्रेसिडेंट है जो उसका इलेक्शन, उसके लिए ऑफिस होल्ड करने के लिए 58, 66 ऐसे बहुत सारे हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए 66 होता है। तो ये आपको बहुत सारे आपको ये तभी मिलेंगे जब आप एक सिटीजन होंगे। और एलियंस को अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ दो ही टाइप के राइट्स मिलते हैं, जो कि एक आर्टिकल 14 और एक है आर्टिकल 21, ठीक है। ये 21 है। अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखा जाए तो देयर इज नो परमानेंट थिंग अबाउट सिटीजनशिप is not given. Even there is no comprehensive meaning of citizenship is not given in the constitution. अगर देखा जाए तो सिटीजनशिप तीन तरीके की बातें की गई है इसमें। तो हम देखेंगे कमेंसमेंट, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो कि आर्टिकल 5 से 8 के बीच में दिया हुआ है। तो इसने क्या बोला है कि या तो आप डोमिसाइल से होंगे, यानी सिटीजन बाय डोमिसाइल आर्टिकल 5 में दिया है, या फिर माइग्रेंट्स फ्रॉम फ्रॉम दी पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया जो लोग आए हैं वो आर्टिकल 6 के अंदर गवर्न होंगे। और आर्टिकल 7 के अंदर वो होंगे जो कि पाकिस्तान गए हैं इंडिया से। साथ ही साथ में इंडिया से कुछ लोग बाहर भी रहते तो उनकी सिटीजनशिप कैसी होगी, तो वो होगा आर्टिकल 8 में। तो हम पहला देखेंगे सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल आर्टिकल 5। इसके अंदर आर्टिकल 5 के अंदर दो कंडीशन बताता है। ये क्या कंडीशन बोलता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कमेंसमेंट जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जो आपकी जो डोमिसाइल है वो कैसी क्या होगी, डोमिसाइल इन इंडिया कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि आप डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब कि आप इंडिया में रहना जरूरी है आपका। डोमिसाइल की हम मीनिंग देखेंगे बाद में, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमिसाइल को भी समझना क्या होता है डोमिसाइल, तो ये आप बाद में देखेंगे हम लोग। तो और दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि मतलब जो इस पे सेक्शन में दिया हुआ है, आर्टिकल में दिया हुआ है, उसका नंबर 2 बोलता है कि एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन, 3 कंडीशन और देता है ये। वो है कि या तो आपका जन्म हुआ है इंडिया में, या तो आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ है, या तो फिर आप यहाँ पर रह रहे हैं 5 साल कमेंसमेंट से पहले से। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से 5 साल पहले से आप यहाँ पर रह रहे हैं। अब डोमिसाइल क्या होता है ये समझना। मैंने बोला था कि डोमिसाइल बहुत डिफरेंस, 2 वर्ड होते हैं, डोमिसाइल और रेसिडेंस। रेसिडेंस इज नॉट इक्वल टू डोमिसाइल, बट डोमिसाइल इज समहाउ इक्वल टू रेसिडेंस। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको डोमिसाइल करना है तो डोमिसाइल के लिए आपको रेसिडेंस की इंपॉर्टेंस बहुत, रेसिडेंस प्लस इंटेंशन जरूरी होता है कि आपका इंटेंशन भी हो। तो ये 2 बात होती है डोमिसाइल को समझने की। डोमिसाइल में 2 टाइप के होते हैं, एक बाय ओरिजिन होता है और एक बाय चॉइस होता है। तो बाय ओरिजिन मतलब कि बर्थ, और चॉइस मतलब आप चॉइस कर सकते हैं कि हमें यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना है। तो एक केस आया था, बहुत सिंपल केस है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 3 बातें कही हैं। पहली ये बोली गई है कि देखिए, इंडिया में तो एक ही डोमिसाइल की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक डोमिसाइल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कोई ट्रांसफर नहीं होता है डोमिसाइल का। जैसे कि आप अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस में एक आदमी के पास कैलिफोर्निया की भी होगी डोमिसाइल, और अगर वो दूसरे स्टेट में जाएगा और दूसरे स्टेट की चॉइस करके रह रहा है वहाँ पे, लाइक टेक्सास, तो टेक्सास की भी उसके पास डोमिसाइल हो जाएगी। मतलब दैट मीन्स देयर इज चेंज इन द डोमिसाइल। बट इन इंडिया देयर इज ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो स्टेट डोमिसाइल विच इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑल्सो इफ वी सी द एसेंशियल ऑफ डोमिसाइल, क्या क्या इसेंशियल होते हैं, तो दो है। देखिए मैंने जैसे बताया था कि आपका रेसिडेंस होना चाहिए एक पर्टिकुलर काइंड का, और आपका एक इंटेंशन होनी चाहिए वहां रहने की पर्टिकुलर काइंड की, ठीक है। अब देखिए रेसिडेंस जो रहता है, रेसिडेंस कंटिन्यूस होने की जरूरत नहीं है, बट इट शुड बी परमानेंट और इनडेफिनाइट और फ्लीबल, मतलब कि आप बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह बार बार चेंज करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमानेंट डिफिनाइट होना चाहिए। ये हो सकता है कि आप एक जगह पे कंटिन्यूस नहीं रह पा रहे, पर यस इट शुड बी इनडेफिनाइट। दूसरा, इंटेंशन आपकी परमानेंट सेटलमेंट की होनी चाहिए। अगर आपकी टेम्पररी सेटलमेंट की बात है तो दैट डोमिसाइल वोंट बी कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 5, ठीक है। अब देखते हैं हम, जैसे मैंने बताया था डोमिसाइल, दैट मीन्स अगर आपको रहना है, डोमिसाइल बनानी है, तो आपको रेसिडेंस और इंटेंशन, ये दोनों चीजों की जरूरत होती है, यानी फैक्टम और एनिमस, ये दोनों चीजों की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एक केस है, बहुत बेकार सा केस है वैसे ये माइकल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें एक लड़का था, गोवा के पेरेंट्स थे इसके, तो ये आ जाता है बॉम्बे में काम करने के लिए। तो इसकी क्या है, स्टेट चेंज हो गया, तो यहाँ पर इसको बोला गया कि अब ये इंडियन डोमिसाइल का नहीं है, इसको इंडिया की डोमिसाइल नहीं मिलेगी, यहाँ बॉम्बे की डोमिसाइल वगैरह कुछ ऐसा कुछ नाटक हो गया था यहाँ पे। तो इन लोग यहाँ पर इसने केस किया, तो बाद में बोल दिया गया कि इसको डोमिसाइल यहाँ की मिलेगी, बिकॉज इंडिया में एक ही डोमिसाइल चलती है, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दूसरा केस बहुत अच्छा है, मोहम्मद राजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये बढ़िया केस है, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट केस भी। इसमें क्या था, ये एक आदमी था मोहम्मद राजा जाता है इराक 1945 में, और उसके बाद वो वापस आता है एंड रजिस्टर एज अ फॉरेनर, एंड सेवरल टाइम हिज स्टेट इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड, मतलब जब वो यहाँ रह रहा था काफी टाइम के लिए, उसका एक्सटेंड किया जा रहा था टाइम, कि आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। ऐसे करते करते वो बाद में उसने फिर बोला कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजनशिप भी ले सकता हूँ आर्टिकल 5 के अंदर। बट ये जो अपील थी, इसको मना कर दिया गया था। क्यों मना कर दिया गया था? बिकॉज उसका जो ओरिजिनली जो रेसिडेंस था वो यहाँ पर नहीं था, ठीक है, ओरिजिनल रेसिडेंस यहाँ पर नहीं था, और वो बार बार यहाँ से वहाँ जाया जा रहा था। और ना ही ये कभी भी एक्सप्रेस कर पाया कि इसकी इंटेंशन थी, दैट मीन्स माइंड सेट इसका यहाँ पर रहने का था, ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया, तो इस कारण से ये वापस नहीं, मतलब इसको यहाँ की डोमिसाइल नहीं मिल पाई। दूसरी होती है, ये दूसरा एक और केस है, लुइस डे रेडिट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एनिमस मंडई, मतलब कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, एक सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए अबाउट द डोमिसाइल ऑफ योरसेल्फ। तो इसमें केस में हुआ क्या था कि कुछ लोग थे, फॉरेनर नेशनल, जो चैलेंज किया था इन ऑर्डर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेलिंग देम फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी में वर्क करते थे ये लोग। अब इन लोगों को बोल दिया गया था कि आप यहाँ नहीं रह सकते, बिकॉज आर्टिकल 5 के अंदर ना ही आप बॉर्न हुए हैं, ना ही मैंने बताया जो भी कंडीशन थी वो कंडीशन ये लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और इन लोगों ने ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि दे हैव एनिमस मंडाई, दैट इज सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड, कि वो लोग यहाँ रहने जाते हैं। अब आती है बात माइनर और वुमेन की, क्या होती है, तो माइनर और वुमेन जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं माने जाते हैं। माइनर की जो भी डोमिसाइल होगी वो उसके जो फादर की डोमिसाइल होगी वो माइनर की होगी, और जो मैरिड वुमेन की भी डोमिसाइल उसके हस्बैंड से होगी। तो इसमें भी दो केसेस हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स के वाइज केस है। एक है नजीरन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें मतलब बच्चे की डोमिसाइल वही होगी जो उसके फादर की है। और एक है कारी मुनिसा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये वुमेन्स का है कि वुमेन जो मैरिड वुमेन है वो उसकी डोमिसाइल उसके हस्बैंड की होगी। और एक ये हो गया, एक हम थर्ड भी देख लेते हैं विडो के लिए क्या होगा। तो ये प्रकाश वर्सेस साहनी, इस केस में हुआ था क्या कि ये विडो थी, तो विडो के लिए इन लोगों ने बोला कि अब हमने माना कि जो हस्बैंड है उसकी डोमिसाइल हो गया, अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो क्या होगा, तो ये माना गया कि जब तक ये कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले लेती अपनी लाइफ में, अंटिल दैट टाइम द डोमिसाइल ऑफ हिज डेड हस्बैंड विल बी द डोमिसाइल ऑफ द विडोअर, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज जो है, एक और ये केस देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा ये भी, असमाल खान वर्सेस फैजल खान। ये केस भी सिंपल सा है। इसमें गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जब पार्टीशन हो रहा था तो एक चॉइस दी थी कि आप या तो पाकिस्तान में वर्क करिए या तो इंडिया में। जो भी सर्वेंट वर्क करते थे उनको बोला था। तो जो लोगों ने पाकिस्तान जॉब कर ली है वो वापस, अब उन्होंने जॉब छोड़ने का जब इंडिया आने की कोशिश की तो उनको मना कर दिया गया क्योंकि वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, या फिर अभी भी अगर ऐसा कोई है जो जॉब छोड़ के यहाँ आना चाहेगा तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा। अब दूसरी चीज होती है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, दैट मीन्स जो इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से। तो इसमें दो चीजें, दो सिनेरियो में डिवाइड करके कैटेगराइज कर दिए गए। एक है जो जुलाई 1948 से पहले आए हैं और जो जुलाई 1948 के बाद आए हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो 1948 से पहले आए हैं उनके क्या कंडीशन होती है कि उनको ओरिजिनली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस माइग्रेट, मतलब जब वो माइग्रेट कर चुके हैं उसके बाद से वो यहीं पर रह रहे हैं। और एक और इसमें बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट है कि उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं इंडिया में ही बॉर्न होने चाहिए एज डिफाइंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1933 में जैसा जो बोला गया है उसके हिसाब से ही इन लोगों की बॉर्न होना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट की बात की गई है। तो अगर वो जुलाई 1947 के पहले से यहाँ रह रहे हैं, मतलब
तो इनको मतलब माइग्रेशन करने के बाद से ये यहीं पर ही रहना है, तो दैट इज फाइन, फर्स्ट कैटेगरी फुलफिल हो गई। अगर सेकंड कैटेगरी आती है दैट मीन जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं, ठीक है, इसमें पहले इसमें बाद में 1948 के बाद अगर आ रहे हैं तो उनको एक रजिस्टर्ड ऑफिसर होगा जो कि गवर्नमेंट ने उसको अथराइज किया होगा, वो करेगा, इनको रजिस्टर करेगा अंडर इंडियन सिटीजनशिप, और उसके बाद अगर रहेंगे। पर इसमें एक और सिनेरियो ये है कि उनको एटलीस्ट 6 मंथ हो जाने चाहिए आफ्टर डेट ऑफ एप्लीकेशन की, 6 मंथ वो यहाँ पर हो रहे हों, उसके बाद ही एप्लीकेशन दे सकते हैं। थर्ड आता है सिटीजन ऑफ माइग्रेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट मीन्स आर्टिकल 7 बोलता है जो माइग्रेट पाकिस्तान चले गए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आफ्टर 1 मार्च 1947 1 मार्च के पहले अगर के बाद जो लोग चले गए हैं पाकिस्तान, उनके लिए हमेशा के लिए सिटीजनशिप सीज हो गई है। इसके लिए एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन ये बोलते हैं कि अगर जो लोग रीसेटलमेंट चाहते हैं इंडिया में, वो आर्टिकल 6 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आ सकते हैं। क्योंकि हमने बात की कि 1948 के बाद, जुलाई के बाद, अगर किसी के पेरेंट अगर बॉर्न हुए हैं या ग्रैंड पेरेंट बॉर्न हुए हैं इंडिया में, तो वो बाय रजिस्टर्ड ऑफिसर एक आ सकता है वापस इंडिया में। अब इसमें देखिए वर्ड माइग्रेट की प्रॉब्लम आ गई थी कि ये माइग्रेंट क्या होते हैं, तो इसमें डिफाइन किया था कुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, इसको डिफाइन किया गया था। इसमें बोला गया था कि फर्स्ट दैट इज द रेफरेंस ऑफ द वर्ड माइग्रेंट शुड बी रिफर्ड टू दैट टाइम, मतलब अब उस टाइम पे क्या माइग्रेट की मीनिंग हो सकती थी, उस टाइम पे आपको रेफर करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बहुत पॉलिटिकली ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें माना गया था कि दैट इज वॉलंटरी गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, दे स्पेसिफाई दैट ओनली माइग्रेशन विल बी फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज अ पार्टीशन। सो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंडिया टू पाकिस्तान की बात की थी। इस कारण से आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल 11 के अंदर उनको पावर दिया है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन बाय लॉ, तो वे एक्सप्रेस लॉ बना के, दैट मीन्स एक कोई भी लॉ बना के उसको उससे आप रोक सकते हैं किसी की सिटीजनशिप, जैसे कि एक बनाया भी हुआ सिटीजनशिप एक्ट, उसके अंदर आप रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कर दी। और इन्होंने एक और बात हुई, परमानेंट और टेम्पररी टाइप के माइग्रेशन भी होते हैं, तो वो क्या हुआ, तो एक केस था श्रीमती सानू देवी वर्सेस मंगल सेन, तो इसमें इसको ओवरराइड कर दिया था माशरुक हसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हो गया था, इस केस में इन लोगों ने बोला कि टेम्पररी जो आते हैं हम उनको काउंट करेंगे एज अ परमानेंट, उनको ऐसा बोलेंगे वॉलंटरी आ रहा है और इनकी सीज कर देंगे इनको, ठीक है। बट इसमें बोले कि नहीं, टेम्पररी बिजनेस के लिए भी आप अगर कुछ वर्क के लिए आते हैं तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये टेम्पररी है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। पर इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि केस के सर्कमस्टेंसेस क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसको देख के ही डिपेंड करता है। निसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने इसको सपोर्ट किया था। फिर एक ये बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह। इसमें क्या था, एक वाइफ होती है, पाकिस्तान जाती है 1948 में जुलाई में, और फिर दिल्ली दिसंबर में 1948 में वापस भी आ जाती है। बट फिर उसके बाद अप्रैल में 1949 में अप्रैल में जाती है वापस, देन वापस आती है 14 मतलब आ जाती है 1953 तक आ जाती है, ठीक है। अब इस बार परमानेंट परमिट पे आती है, ठीक है। पर क्या रहता है, एक इस टाइम पर एक एक्ट हुआ करता था, इन्फ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो नोट्स खराब देंगे, इन्फ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान एक्ट। ये एक्ट था एक, इसके अंदर बोल दिया गया था कि आपका इसका जो परमानेंट परमिट था उसको कैंसिल कर दिया गया था। और इस कारण से क्या हुआ कि ये जो वाइफ थी, वाइफ को पाकिस्तान में रहना पड़ा और हस्बैंड को यहाँ पर रहना पड़ा। इन लोगों ने प्ली भी ली कि मेरा बॉर्न हुआ है मेरा पति की, तो उसके साथ मेरी डोमिसाइल भी यही होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने बोला था। साथ में इन्होंने बोला था कि मैं प्रूव भी कर रही हूँ मैं, पर बाद में इन लोगों ने बोला कि नहीं, ये इलीगल वे से किया गया है वर्क। और साथ ही साथ में जो वुमेन्स थी, वुमेन ने दिखा नहीं पाई कि वो टेम्पररी पर्पस के लिए पाकिस्तान गई है, इस कारण से ये हो गया। अब इसी का एक और है, ये भवन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इसमें बोला गया था कि वोटर लिस्ट में भी अगर आपका नाम चढ़ गया, उसके बाद भी अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नहीं माना जाएगा सिटीजन, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो मतलब बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज जो रह रहे हैं, आउटसाइड जो रह रहे हैं, आर्टिकल 8 उनको करता है। उसमें भी ये बहुत सिंपल बात करता है। देखिए मैक्सिमम सबके में आप जितने भी आप एक्ट देखेंगे उसमें यही है कि जिनके ग्रैंड फादर पेरेंट्स जो है बॉर्न हुए हैं एज डिफाइंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यही सारी बातें हैं, वही सिंपल सी बोले तो। अगर इन लोगों का ये ऐसा है और वो बाहर रह रहे हैं, मतलब वो रिसाइड बाहर कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में वो अपने डिप्लोमेटिक या कंसल्टर जो भी होगा, डिप्लोमेटिक और कंसल्टर, ये जो एम्बेसीज होती हैं, ये उनकी बात करी जा रही है। एम्बेसीज में जो कंसल्टर डिप्लोमेटिक्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, वहाँ पर जाके अपने नाम को रजिस्टर करा सकते हैं और फिर वो इंडिया की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं बीइंग आउटसाइड, ठीक है। ये बात हो गई। आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9, जो लोग वॉलेंटरली ही अपनी सिटीजनशिप को छोड़ देते हैं वो नहीं मांग सकते। और अगर ये कमेंसमेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस सिटीजनशिप, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, ये बात डील विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दी
सिटीजनशिप एक्ट, मतलब कि देखिए जो कमेंसमेंट से पहले वाली बात है तो वो तो आप अपने सेक्शन उसमें ले जा लीजिए 5, 6, 8 में बात चल जाएगी। बट अगर कमेंसमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप वॉलंटरली छोड़ रहे हैं अपनी सिटीजनशिप को, तब वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से गवर्न होगी। आर्टिकल 10 क्या बोल देता है? आर्टिकल 10 कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन बोलता है, और ये दो तरीके से रोक सकती है, नहीं एक तरीके से ही पार्लियामेंट रोक सकती है, वो है बाय एक्सप्रेस लॉ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ऐसे नहीं रोक सकते किसी को भी। इसमें भी एक केस है इब्राहिम वजीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जैसा मैंने जो यहाँ पर बताया ना, ये इन्फ्लक्स ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट, ये वाले एक्ट को का ही एक सेक्शन था, सेक्शन 7, जिसमें बोल दिया था कि जो लोग बिना परमिट इंडिया में एंटर कर रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर पाकिस्तान में विदाउट परमिट जा रहे हैं, उनको उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट ऑथराइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट removal from the India of any citizen who has committed or against whom a reasonable suspicion exists। मतलब कि जो भी ऐसा कुछ करता है उनका या फिर जिनके अगेंस्ट पे एक सस्पिशियल बनता है, एग्जिस्ट करता है कि ये लोग गलत आदमी है, तो उनको आप रिमूव कर सकते हो। तो ये था पूरा, तो इस कारण से इसके सेक्शन 7 को अल्ट्रा वायरस बोल दिया गया था, मतलब उसको हटा दिया गया। अब देखिए ये तो था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। एक और है जो कि है सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो वो हम तब देखेंगे जब ये वीडियो आप लोग समझ लें अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि यू नीड समथिंग एल्स इसके बाद भी सिटीजनशिप एक्ट, तो हम उसको भी एक डेप्थ वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा बहुत ही सिंपल है सिटीजनशिप एक्ट, सिंपल सेक्शन है, 4-5 सेक्शन में ही हो जाता है। इसमें भी आपको बर्थ, डेसिडेंट और अगर आप बात करें तो नॉमिनेशन, रजिस्ट्रेशन, इनके वे से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, और अदरवाइज़ मेरी सोशल मीडिया में भी आप मेरे को कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो है @adv.piyushdev, ये नाम से आप कर सकते हैं, मुझे सेंड कर दीजिए मैसेज, और अदरवाइज़ कमेंट में कर सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई है तो आप प्लीज़ मैसेज करिए, या आपको चाहिए कोई और नया टॉपिक, या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप डेप्थ में समझना चाहते हैं पूरे केसेस के साथ, और एक फुल फ्लेज्ड आंसर चाहिए आपको, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट में मैसेज करिए। और थैंक यू, हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप आफ्टर सो लॉन्ग। तो अच्छी बात है, आप ऐसे ही हम लोगों का साथ देते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।